Hello everyone, welcome to Job Grade. My name is Ramendra. How are you all? So, in this session, we are going to discuss about the State Election Commission. तो आज के सेशन में हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करने वाले हैं। आप सभी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा और आपको ये बात भी पता होगा कि आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्कस किया गया है। दो बातें यहाँ पर निकल कर आती हैं। एक्चुअली जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो स्टेट की बॉडी होती है, जबकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो आपकी सेंटर की बॉडी होती है। और जो भी आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो भी इलेक्शंस होते हैं ये सारे के सारे इलेक्शन आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। बारी आती है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। स्टेट इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो ये स्टेट का मुद्दा है जिसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर फॉर्म किया जाता है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और साथ ही साथ इसका काम होता है कि स्टेट के अंदर जो भी इलेक्शंस होते हैं, स्पेशली लोकल बॉडीज़ के, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, जिला परिषद हो गया, ब्लॉक के जो भी इलेक्शंस होते हैं, उन सभी इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर इसे इलेक्ट किया जाता है। हालांकि अगर रियलिटी की बात करें तो 1992 के पहले ऐसी कोई बॉडी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये बॉडी आपकी बनाई जाती है 1992 के बाद में, क्योंकि 1992 के बाद ही आपका लोकल गवर्नेंस यहाँ पे फॉर्म होता है और उसके बाद ये बॉडी यहाँ पर बनाई जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब सवाल उठता है कि सर क्या इसके पहले स्टेट के अंदर कोई इलेक्शन नहीं होते थे क्या? इसके पहले स्टेट के अंदर इलेक्शन होते थे, तो वो इलेक्शन आपकी स्टेट गवर्नमेंट किसी तरीके से मैनेज करके कराती थी। आपको एक बात और पता होगा कि 1992 पे दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए गए। एक आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और दूसरा आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से लोकल बॉडीज को अथॉरिटी दी गई, इनको यहाँ पे परमिट किया गया, स्वीकार किया गया। और चूंकि लोकल बॉडीज को यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया, एडमिट किया गया, तो उनके इलेक्शन के लिए ही यहाँ पर इसका प्रोविजन किया जाता है या इसे यहाँ पर फॉर्म किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी जो चर्चा है वो आपके किस आर्टिकल में यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दो ऐसे आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल है आर्टिकल 243 के और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 243 ZA। दोनों के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 243 के जो है वो आपके पंचायती राज से रिलेटेड है, यानी कि जो भी पंचायत वगैरह के इलेक्शंस होंगे वो सारे इलेक्शंस आपके इनके द्वारा यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके बाद जो आर्टिकल 243 ZA है वो बात करता है अर्बन बॉडीज के बारे में, कि अगर स्टेट के अंदर कोई अर्बन बॉडीज हैं तो उनके जो भी इलेक्शंस होंगे वो सारे इलेक्शंस आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। सवाल उठता है कि सर अर्बन बॉडीज क्या होती है, जैसे म्यूनसिपालिटी वगैरह हो गया, ये जो भी चीज़ें होगी वो सारे इलेक्शन आपके इनके द्वारा ही यहाँ पर कराए जाते हैं। अपॉइंटमेंट की बात करें तो जिस तरीके से सेंटर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसी तरीके से इन्हें स्टेट के गवर्नर के द्वारा यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। अगर बात करें टेन्योर और इनकी कंडीशंस वगैरह के बारे में, या जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे ये बात पहले से फिक्स कर दी गई है कि ये जो पोस्ट होगा ये पोस्ट आपका डिटरमिन किया जाएगा बाय द गवर्नर, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये फिक्स है कि जब तक आप उस पद पर रहेंगे, उस पोस्ट पर रहेंगे, तब तक आप किन्हीं और चीज़ों पे इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। अगर बात करें रिमूवल के बारे में तो इन्हें ठीक उसी तरीके से हटाया जाता है जिस तरीके से हाई कोर्ट के जजेस वगैरह को यहाँ पे हटाया जाता है। तो ये बात यहाँ पे पहले से कंफर्म कर दी गई है कि हम आपको उसी तरीके से हटाएंगे जिस तरीके से हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि अगर ये बॉडी इंडिपेंडेंट रहेगी, बिना प्रेशर के काम करेगी, तो ये बॉडी बहुत अच्छे से काम कर सकती है। तो इसलिए इनको थोड़ा सा सिक्योरिटी दी गई है कि आप यहाँ पर अच्छे से काम करिए और आपको कोई भी हटाया नहीं जाएगा अगर आपने कोई ऐसा काम ना किया हो। तो ये बात यहाँ पर इसके बारे में रही। अब अगर पावर और फंक्शंस की बात करें तो इनका ऑब्वियस सी बात है कि पावर और फंक्शंस क्या है कि जो भी स्टेट के अंदर इलेक्शंस होते हैं उन इलेक्शंस को यहाँ पे कंट्रोल करना, उनको यहाँ पे डायरेक्ट करना, और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर आपकी
जो भी लिस्ट जारी की जाती है, वोटर लिस्ट जारी की जाती है, वो वोटर लिस्ट यहाँ पर इनके द्वारा ही, इलेक्टोरल रोल्स जो है या जो भी वोटर लिस्ट है वो आपके इनके द्वारा ही यहाँ पर इश्यू किया जाता है। वोटर लिस्ट प्रिपरेशन, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसके अलावा इनके पास डेलिमिटेशन पावर भी है। डेलिमिटेशन पावर का मतलब क्या है? डेलिमिटेशन पावर का मतलब है कि किसी पंचायत के अंदर कौन सा एरिया आएगा, किस एरिया को किस पंचायत के अंदर रखना है, ये सारे काम आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जैसे कि स्टेट के अंदर कोई पार्टी अपने आप को रजिस्टर कराना चाहती है तो वो सारे रजिस्ट्रेशन आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये रही इंपॉर्टेंट मुद्दा, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है फॉर द पीटी CSE PT 2025। अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। आप सभी को ये बात पता होगा कि फाइनेंस कमीशन की जो चर्चा हमें देखने को मिलती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में यहाँ पर देखने को मिलती है। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि कई सारे ऐसे टैक्सेस होते हैं जो टैक्सेस सेंटर के द्वारा लगाए जाते हैं, उनको रिकवर किया जाता है स्टेट के द्वारा। कई सारे ऐसे टैक्सेस होते हैं जो सेंटर के द्वारा ही इम्पोज किए जाते हैं और सेंटर के द्वारा ही रिकवर किए जाते हैं, यानी कि उनकी जो वसूली है वो सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। पर यहाँ पर एक मुद्दा जो निकल कर आता है वो ये है कि सेंटर ने रिकवर तो किया परंतु उन पर स्टेट का भी शेयर है। अब सवाल उठता है कि स्टेट को कितना यहाँ पर शेयर दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इस काम को लेकर यहाँ पर एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था फाइनेंस कमीशन अंडर द आर्टिकल 280, यानी 280 के आर्टिकल के अंदर यहाँ पर इसे फॉर्म किया गया। अभी हाल ही पे 15th फाइनेंस कमीशन को यहाँ पे फॉर्म किया गया है और ये आपका फॉर्म किया गया था 27 नवंबर 2017 को। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक्चुअली जो भी आपका फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है वो 5 साल के लिए बनाया जाता है और आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर इन्हें बनाया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपकी 1 अप्रैल 2020 से 6 वर्षों तक के लिए आपकी ये वैलिड होंगी। मेड रिकमेंडेशन कवरिंग 6 ईयर्स फ्रॉम द 1 अप्रैल 2020। रिकमेंडेशंस वैलिड अप टू द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026, यानी कि फॉर्मेशन कब हो गया? 2017 में यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया और आपका इनकी जो रिकमेंडेशंस है वो आपकी 2025 से 2026 तक के लिए यहाँ पर वैलिड रहेंगे। लगभग आपके 6 साल के लिए इनकी वैलिड रहती है, पर इनका जो टेन्योर होता है वो टेन्योर आपका 5 साल का होता है, पर इनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो आपकी 6 साल तक के लिए लगभग आपकी वैलिड होती हैं, एक मोटे तौर पे बात करें। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब तक यहाँ पर कौन कौन से फाइनेंस कमीशन यहाँ पे बनाए गए हैं। जैसे अगर बात करें तो अभी आपके जो सबसे पहले फाइनेंस कमीशन थे उनका नाम था KC नियोगी। इसके अलावा जो दूसरे फाइनेंस कमीशन थे उनका नाम था आपका के संथानम। अभी हाल ही में 2021 से 2026 के लिए जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं उनका नाम है NK सिंह। तो ये यहाँ पे इससे संबंधित प्रोविजन है। अब बात करते हैं इसके रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में। इससे संबंधित जो बातें की गई हैं ये बातें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 के अंदर की गई हैं। पार्ट 12 के अंदर आर्टिकल 280 आता है, तो 280 के अंदर यहाँ पर इसको प्रॉपरली डिस्कस किया गया है। तो अगर बात करें पार्ट की तो पार्ट 12 के अंदर डिस्कस किया गया है और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 280 के अंदर डिस्कस किया गया है। तो आर्टिकल 280 इज द पार्ट ऑफ पार्ट 12। आगे बात करते हैं। पहला सवाल तो ये कि सर ये बॉडी कैसी है? तो ये आपकी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। क्वासी जुडिशियल बॉडी वो बॉडीज होती है जिनके पास सिविल कोर्ट के बराबर पावर होता है, यानी कि वो अपने जो भी केसेस वगैरह हैं उन केसेस को यहाँ पे सुन सकती है। फॉर्मेशन की बात करें तो इनको जो भी आपके फाइनेंस कमीशन है उसे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्म किया जाता है और प्रत्येक 5 साल में यहाँ पर इसे फॉर्म किया जाता है। काम क्या होता है? एलोकेशन ऑफ बजट बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, ये यहाँ पे इनका काम होता है। इसके अलावा और क्या काम होता है? इसके अलावा और ये काम होता है कि जो भी स्टेट ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर फाइनेंशियल सोर्सेस नहीं हैं उन स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रियायतें दी जाती हैं, या ये कह लीजिए कि उन स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ग्रांट्स वगैरह दिए जाते हैं। अब सवाल उठता है
कि किस स्टेट को कितना ग्रांट दिया जाए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में देश के पीएम तो कैलकुलेट नहीं करेंगे कि भाई इस स्टेट को इतना दे रहा है, इसको इतना दे रहा है। इस कंडीशन में काम आता है फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेट करता है कि किस स्टेट पे कितने हिली एरियाज हैं, कितनी पॉपुलेशन है, तमाम सारे पैरामीटर्स होते हैं। उन्हीं पैरामीटर्स के बिहाफ में ये बातें यहाँ पर फिक्स की जाती है कि किस स्टेट को यहाँ पे कितना क्या दिया जाए। इसके अलावा असेसमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ग्रोथ फॉर द रिसोर्स एलोकेशन टू पंचायत म्यूनसिपालिटीज। इसके अलावा यहाँ पर यह भी काम होता है कि जो म्यूनसिपालिटीज वगैरह हैं, जो भी पंचायत वगैरह हैं, उनके लिए रिसोर्स एलोकेशन यहाँ पर किस तरीके से किया जाए, ये सारे काम यहाँ पर इसके होते हैं। अब अगर बात करें कंपोजिशन के बारे में, तो एक यहाँ पर चेयरपर्सन होते हैं, 4 यहाँ पर मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग द एन हाई कोर्ट जज, और इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें कि क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, तो क्वालिफिकेशंस आपकी पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स की जाती है। टेन्योर की बात करें, टेन्योर जनरली 5 साल होता है, बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी है वो लिखा है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे फिक्स करेंगे कि कितना यहाँ पे टेन्योर होगा। सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बन गया, तो क्या वो व्यक्ति यहाँ पर दोबारा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर ये आपके रीअपॉइंट के लिए एलिजिबल होते हैं। अब अगर बात करें जुडिशियल अथॉरिटी के बारे में, जुडिशियल अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे एक प्रोविजन है सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, और ये जो आपका प्रोविजन है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इसके तहत इनको सिविल कोर्ट के बराबर यहाँ पर पावर दी गई है। साथ ही साथ रिकमेंडेशंस की बात करें तो ये आपके एडवाइजरी लेवल की होती है, यानी कि ये जो रिकमेंडेशंस देते हैं वो एक तरीके से एडवाइजरी होती हैं। इसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पर बाध्य नहीं है, मतलब ये बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट यहाँ पर इनकी बातों को माने ही माने, ऐसा यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो ये बात रही फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। ये जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज आपके यूपीएससी सीएससी 2025 के प्रीलिम्स एग्जाम को देखते हुए ये सीरीज आपकी चल रही है। 15 मिनट के अंदर हम लगभग आपको वो सारे टॉपिक कवर कराने की कोशिश करते हैं जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके अभी हाल ही पे करंट पे चल रहे होते हैं, उन टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करते हैं। इसी तरह के और भी इवेंट्स आपके लिए लाता रहूँगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें जॉब ग्रेड IAS के साथ।